नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मौर्य काल की कला संस्कृति के बारे में उसका भाग 3 जो है वह करने जा रहे हैं। चलिए, भाग 2 जो है वो भाग 1 और भाग 2 जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, उनको आप पहले देख सकते हैं, फिर तीसरे पार्ट पे आप आ सकते हैं। तो तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित धम्म जो था वह क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मतलब उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक जो राजा था, अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या करवाई थी। और क्या लिखा था धम्म के बारे में? धम्म के बारे में लिखा था कि धम्म है साधुता, मृदुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, दयादान, शुचिता, पाप रहित होना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, उचित व्यवहार, इन सब के बारे में दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के बारे में ये बताया है। इस प्रकार अशोक द्वारा जो प्रचारित जो धम्म था उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था ही थी। यह भी है कि राजा का सम्मान करना जो है वह अशोक के धम्म का भाग नहीं था, ये याद रखिएगा। और अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। और जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक इतिहासकार थे जिनका नाम फ्लीट था। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम फ्लीट था। उनके अनुसार अशोक का जो धम्म था उसको हम एक तरीके से राजधर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? एक तरीके से हम राजधर्म कह सकते हैं। वस्तुतः जो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी। और अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक ने बराबर पहाड़ियों को कटवाकर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। तो आप नोट कर सकते हैं, आजीवक संप्रदाय के लिए जो गुफाओं का निर्माण है ना, वो भी अशोक ने करवाया था। चलिए, अगले इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि कथन और कारण वाला है। पहला कथन है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? तो मैंने बताया था क्या उसका धम्म का भाग नहीं था? राजा का सम्मान करना, या अशोक के धम्म में नहीं लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया था अशोक ने ही आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन दिए गए हैं? तो पहला कथन बोल रहा है कि महावंश के अनुसार अशोक का जो झुकाव था वह बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। तो बात बिल्कुल सही है ये वाली। दूसरा कथन बोल रहा है कि दिव्यावदान का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु सन्यासी बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि दूसरा कथन जो है वह सही है। और जो तीसरा कथन बोल रहा है, दीपवंश यह बताता है कि अशोक को बौद्ध धम्म के प्रभाव में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति समुद्र हैं, जो एक व्यापारी का 12 वर्षीय पुत्र था। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं आप। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो महावंश तथा दिव्यावदान बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें एक तरीके से बोली जा सकती हैं। और जो महावंश में कहा गया है कि अशोक का जो झुकाव था वो बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। दिव्यावदान में व्यापारी से भिक्षु बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक जो है वह बुद्ध की शिक्षाओं की ओर जो है वह उन्मुख हुए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो कौन सा अभिलेख प्रमाणित करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि निगाली सागर स्तंभ जो अभिलेख है इसमें कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। और अशोक ने यह जो स्तंभ लेख है वो नेपाल के तराई में स्थित है। इसकी लोकेशन आप नोट कर सकते हैं कहाँ पर है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो कि रुम्मनदेही से लगभग, रुम्मनदेही जो एक अभिलेख था ना, रुम्मनदेही अभिलेख से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की दिशा में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक ने निगाली सागर, नाम नोट कर सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है नाम क्या है? निगाली सागर। निगाली सागर की भी यात्रा का भी इसमें वर्णन किया है तथा 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकार दुगना भी करवाया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है रुम्मनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। तो यह कथन जो है वह गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है कि निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोड़गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया था? तो किन्होंने किया था? वह किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक एवं उसका जो पौत्र था जिसका नाम दशरथ था, दोनों ने बौद्ध धर्म के दोनों अनुयायी थे। जो कि दशरथ था, किसका? अशोक का जो पौत्र था दशरथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका काल जो है वह लगभग 224 ईसा पूर्व से लेके 216 ईसा पूर्व तक हमें ज्ञात पड़ता है। वहीं दशरथ ने अपने पितामह, मतलब एक तरीके से दादा बोल सकते हैं, अपने पितामह अशोक की तरह देवानम प्रिया की उपाधि भी धारण की थी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन था? दशरथ जो था, इन्होंने मतलब अशोक की तरह ही देवानम प्रियम की उपाधि भी धारण की थी तथा आजीविकों के लिए ना गुफाएं जो हैं वो दान भी की थी। जबकि जो चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना वह जैन समर्थक था। कौन था वह जैन समर्थक था। उसके बाद जो बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर उसके बाद आए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अपनी धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। उसने अपने राज्याभिषेक के लगभग 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करी उसने। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक के काल में ही तृतीय जो बौद्ध संगीत थी, मतलब एक तरीके से पूरा जो बुलाना, एक मीटिंग फिक्स करवाना, तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वह किन्होंने की थी? वह की थी मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अशोक था वह कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेश में यह कहता है कि जो भी संघ भेद में फूट डालने की कोशिश करेगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुड़ी हो, उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर उसे कठोर दंड देने का विधान किया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने बताया था वह मोगली पुत्र
किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो बौद्ध सभा थी वह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पहले पढ़ा था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक का जो इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही पता चलता है उसके बारे में। उसके अभी तक लगभग 40 से भी अधिक अभिलेख जो हैं वह प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हुए हैं। सन 1837 ईस्वी में क्या हुआ? सन 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जो ये जेम्स प्रिंसेप थे ना, इन्होंने अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक के अभिलेखों की जो सर्वप्रथम खोज थी इन्होंने पढ़ा था। जो खोज की थी ना वह 1750 ईस्वी में एक तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टीफेन थेलर। नाम नोट कर सकते हैं आप, टीफेन थेलर। इन्होंने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की थी, इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन मतलब डिसाइफर किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किन्होंने पढ़ा था? तो किन्होंने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? जो अशोक कालीन अभिलेख थे वह ब्राह्मी भाषा में थे, अरामेइक भाषा में थे और खरोष्टी भाषा में थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं आप। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक के अभिलेखों में ना 3 भाषाएं हमें मुख्य रूप से मिलती हैं। एक प्राकृत थी, दूसरी ग्रीक थी तथा तीसरा अरामेइक का प्रयोग हुआ है। और मौर्य काल में ना जनसाधारण की जो भाषा थी वह कौन थी? वह जनसाधारण की जो भाषा थी वह थी पाली। वह कौन सी भाषा थी? वह भाषा थी पाली। जबकि अशोक के शासनकाल में उसकी जो राजभाषा थी वह कौन सी हो गई थी? वह भाषा हो गई थी प्राकृत। एवं उसके अधिकांश जो अभिलेख हुए हैं ना वह प्राकृत भाषा में ही खुदवाए गए थे। अशोक के जो अभिलेख हैं वह तक्षशिला से जो भी अभिलेख मिला है ना वो अरामेइक लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? ये जो अरामेइक है ना इस लिपि में लिखा हुआ है। और उसके एक वहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है भग्न अभिलेख। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भग्न अभिलेख। भग्न अभिलेख तथा कंदहार के पास जो सरेकुना था नामक स्थान से यूनानी एवं अरामेइक लिपियों में भी यह लिखा गया है तथा द्विभाषी अभिलेख है, दोनों भाषाओं में लिखा गया है इसको। ठीक है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित एक जगह है जिसका नाम है लगमान। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लगमान। लगमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का जो है वह शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक दो और जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने अरामेइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपियों का भी प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वह है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी शिलालेख निम्नलिखित भाषा में हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मैंने बताया था एक अरामेइक भाषा थी, दूसरी ग्रीक भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के राज्यादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो जो एक सही है वह कथन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रीक या अरमाइक लेख जो है अन्य लेखों में प्रयोग किए गए मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के अभिलेखों की जो रचना है वह कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों की रचना में टोटल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मौर्य शासक थे अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। वह 4 लिपियाँ कौन कौन सी हैं? एक है ब्राह्मी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्ठी, तीसरा है ग्रीक और चौथा है अरामेइक। चौथा है अरामेइक। इन लिपियों का जो है वह प्रयोग हुआ है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वह कौन से भाषा में लिखे गए हैं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वह प्राकृत भाषा में मैक्सिमम लिखे गए हैं, तथा ब्राह्मी लिपि में भी कुछ लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, उन 2 अभिलेखों के नाम आप नोट कर सकते हो। एक है शाहबाजगढ़ी अभिलेख है और दूसरा है मानसेहरा अभिलेख। कौन सा? मानसेहरा अभिलेख। ये 2 अभिलेख ऐसे हैं। इसकी लोकेशन, मानसेहरा की लोकेशन आप नोट कर सकते हैं। यह पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये 2 लिपियाँ, ये जो 2 हैं ना, यह जो 2 लिपियाँ हैं ना, यह 2 लिपियाँ जो हैं वह केवल खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक का जो स्तंभ लेख है उनकी जो संख्या है वह 7 बताई गई है। ये केवल ब्राह्मी एवं प्राकृत भाषा में है, केवल 7 अभिलेख। और अनुराधापुर स्थान से एक जगह है जहाँ से अशोक जो है वह ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। एक जगह है जिसका नाम है अनुराधापुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के खंडहरों में देवानाम प्रिय तिस्सा जो है, मतलब सम्राट अशोक के द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया घूपाराम स्तूप स्थित है। आप नोट कर सकते हो, घूपाराम स्तूप जो है वह मुख्य है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक के जो प्राचीनतम शिलालेख है, जिसको हम एक तरीके से पत्थर बोल सकते हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जो अशोक की एक तरीके से राजभाषा थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो वह कौन सा अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ अभिलेख जो हैं वह किस में लिखे गए हैं? वह केवल जो है वह ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोला है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वह कौन सा जगह है? वह है अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और अनुराधापुर कहाँ पर है? यह है श्रीलंका में। आप नोट कर सकते हो इसको, यह है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो थे वह किस भाषा में लिखे गए थे? वह लिखे गए थे खरोष्ठी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख लिखे गए हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के अशोक के लेख जो है वह किस में लिखे गए हैं? वह लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में तथा खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ है? जो मुख्यतः या बना हुआ है वह बना हुआ है वुड का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मेगस्थनीज के विवरण से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर जो है वह खाई बनी हुई थी। वर्तमान जो जगह है पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की 4 दीवारी के प्रमाण हमें
मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थलों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? पहला पाया गया है सांची में, दूसरा पाया गया है सारनाथ में, तीसरा पाया गया है लौरिया नंदनगढ़ में, और चौथा जो है वो कट हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो स्तंभ है, मौर्ययुगीन जो स्तंभ था, वह वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण एक प्रकार से माने जा सकते हैं। उसके बाद जो एक हैं सर जॉन मार्शल, उसके बाद है पर्सी ब्राउन, फिर है स्टेला कैम्ब्रिस जैसे विद्वान जो हैं वो ईरानी स्तंभों की आकृति इन्हें बताते हैं। और जो अशोक के स्तंभ हैं वह सांची में, सारनाथ में, लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुरवा में, सकिशा में, बशाड़ में आदि स्थानों पर पाए गए हैं। सारनाथ के जो स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है वह सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर बताया गया है, इसके फलक पर संजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक जो है बैठे हुए हैं। और सारनाथ स्तंभ पर ना 4 पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है, और उन 4 पशुओं के नाम इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। पहले पशु का नाम है गज, दूसरे पशु का नाम है अश्व, तीसरे पशु का नाम है बैल, और चौथे पशु का नाम है सिंह। इनकी आकृतियां जो हैं वह सारनाथ स्तंभ पर 4 पशुओं की आकृतियां हैं वह जो बनी हुई है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्य यह है जिन्हें चलती हुई अवस्था में एक तरीके से दिखाया गया है। और अशोक के स्तंभों की जो संख्या है ना वह निश्चित नहीं है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि वह लगभग 30 रही होंगी। इनमें से 15 जो हैं वह सुरक्षित हैं और अन्य जो हैं वह नष्ट हो चुकी हैं। और लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है वह सबसे सुरक्षित अवस्था में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु जो है वह अंकित नहीं है। तो मैंने बताया था घोड़ा भी अंकित है अश्व, हाथी भी अंकित है गज, शेर भी अंकित है सिंह। इसमें कौन सा अंकित नहीं है? गैंडा। कौन सा अंकित नहीं है? गैंडा। और गैंडा की जगह आप क्या लिख सकते हो? गैंडा की जगह आप बैल लिख सकते हो। तो ये चारों जो हैं वह अंकित हैं उनके अभिलेख में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का जो सही क्रम है वह पशुओं का सही क्रम क्या है? पहला है हाथी, फिर है अश्व, फिर है वृष, फिर है सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था वह किन्होंने किया था? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था वह अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वह कौन सा है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित जो स्तंभ है वह है लौरिया नंदनगढ़ का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य जो है वह अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में हमें गलत बताता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अशोक के जो स्तंभ हैं वह एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई हैं। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। अशोक का जो स्तंभ है वह वास्तु तथा लक्षण दोनों ही दृष्टियों से बहुत खूबसूरत है। इसके अधिकांश स्तंभ जो हैं वह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे जो है वो खड़े हुए हैं। सभी चुनार के बलुए पत्थर से बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है में स्तंभों के निर्माण का कारखाना एक तरीके से रहा होगा उस समय। अशोक के प्रारंभिक स्तूपों में सांची का जो स्तूप समूह है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। तो नाम आप नोट कर सकते हो, विदिशा के समीप स्थित है। सांची के स्तूप को अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्तूप एक तरीके से माना जा सकता है। और अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख जो हैं वह गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में सूचना हमें प्रदान करता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित
कंगनहल्ली भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। और जो कंगनहल्ली से उभारदार मूर्ति शिल्प है वह शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक जो है वह उल्लेखित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो मैंने बताया था सांची का स्तूप किन्होंने बनवाया था, वह बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है हम मान सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्तूप हम किसे मान सकते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी, सांची को हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ को जिस पांडु रंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में से तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प मतलब रिलीफ स्क्रप्चर्स में शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। तो मैंने लास्ट में बताया था कहाँ पर, कंगनहल्ली में। कहाँ पर, कंगनहल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो मैंने बताया वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तक्षशिला वह जगह थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे। तो मैंने बताया था यह सबके लिए खुले थे, केवल शूद्रों को छोड़ के, एक तरीके से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।